हेलो डियर। आज का वीडियो अपन वीडियो नंबर 41 होने वाला है और ये 41 नंबर का वीडियो जो है थ्योरी और कॉन्सेप्ट का है। 50 से ऊपर वीडियो एमसीक्यू का कंटिन्यू चल रहा है शाम में 6 बजे। और मैं यहाँ पे बता दूँ 1000 से ऊपर जो है एक साथ एक जगह पर अगर आप एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप नर्सिंग ज्ञान पर जाइए और नर्सिंग एमसीक्यू पर सीधा क्लिक कीजिएगा और आपके सामने 1000 एमसीक्यू नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मैं जो भी कंटेंट देता हूँ एकदम आपको एक लेवल से देता हूँ, बेसिक टू हाई देता हूँ, ताकि बेसिक भी सीखे, मीडियम भी सीखे और हाई भी सीखे। कभी कभी होता है लोग बेसिक में भी फंस जाता है, बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया उसमें भी लोग फंस जाता है। तो बेसिक टू हाई एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। 1000 एमसीक्यू वहाँ पे अपडेट अभी तक हो चुका है। ठीक है, कुछ का आंसर दिया गया है, बहुत का आंसर दिया गया है और बहुत का आंसर जो है आपको नहीं मिलेगा, जो आपको प्रैक्टिस करना है। यही तो सवाल है कि आपको आता है कि नहीं आता है, जाके प्रैक्टिस कीजिए, आप आंसर दीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नर्सिंग ज्ञान पर आपको सब मिल जाएगा। बहुत सारा थ्योरी तो भरमार वहाँ पे है ही। एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं तो एमसीक्यू आपको नर्सिंग एमसीक्यू वाले में मिल जाएगा नर्सिंग ज्ञान पर। ठीक है, अपन यहाँ पे थ्योरी सेशन का 41 नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, कहता है रेनिन एक एंजाइम है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होता है, तो थ्योरी पढ़िएगा तो आपको हमेशा काम देगा। ठीक है ना। देखिए, रेनिन एक एंजाइम है, समझ लीजिए रेनिन क्या है। रेनिन एक एंजाइम है जो मुख्य रूप से किडनी द्वारा निर्मित होते हैं। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि रेनिन कहाँ से जो है बनता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो किडनी से, पहला क्वेश्चन। और रक्तचाप और शरीर में द्रव संतुलन को जो है नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा क्वेश्चन बना कि रेनिन, आपसे पूछा जा सकता है कि रेनिन इनमें से कौन से कार्यों को संपादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ऑप्शन रहेगा फीवर, ऑप्शन रहेगा पेन, ऑप्शन रहेगा ईटीसी कुछ भी। तो आपको पता होना चाहिए रेनिन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ, बैलेंस के साथ साथ यह हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप को मैनेज करता है, नियत करके रखता है। ठीक है, यह रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है ना, रेनिन जो है यह एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन प्रणाली, अब ये जो एल्डोस्टेरोन प्रणाली है, एल्डोस्टेरोन के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए, एक हिस्सा है यानी RAAS का हिस्सा है, जो रक्तचाप और रक्त की मात्रा को नियंत्रण करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। समझ रहे हैं। चलिए, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से समझ गए, आगे बढ़िए। रेनिन का क्या काम है, तो रेनिन का काम है भाई कि यह रक्तचाप, जब रक्तचाप आपका कम होता है तो गुर्दे रेनिन को रक्त प्रवाह में छोड़ते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन होता है। एंजियोटेंसिन नामक एक हार्मोन को सक्रिय करता है। ठीक है, जो रक्त कोशिकाओं को संकरा करके रक्तचाप को बढ़ाता है। जब अचानक से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर गिरता है तो रेनिन क्या करता है, रेनिन ब्लड में आपके एंजियोटेंसिन नामक एक हार्मोन को एक्टिव करता है। यह हार्मोन क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होता है उसको चौड़ा करता है, जिससे ब्लड फ्लो, रक्तचाप जो है आपको क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, संकीर्ण, संकरा करता है। ठीक है, संकीर्ण करता है। हार्मोन क्या करता है, रक्तचाप को संकीर्ण करता है, ब्लड वेसल्स को संकीर्ण करता है, जिससे रक्तचाप आसानी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या समझे, रेनिन का काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, यानी ब्लड प्रेशर अगर गिर रहा है, कम हो रहा है, तो एक हार्मोन एंजियोटेंसिन को रिलीज करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स को वह संकीर्ण करता है, जिससे बीपी बढ़ता है। ठीक है, तो ये बातें आपका हो गया। द्रव संतुलन का रख रखाव करता है। रेनिन एल्डोस्टेरोन नामक एक हार्मोन को भी उत्तेजित करता है, जो गुर्दे की अधिक पानी और नमक बनाए रखने के निर्देश देता है, जिससे रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और रक्तचाप में वृद्धि होता है। अब देखिए, दोनों कंडीशन में यह ब्लड प्रेशर को ही जो है मेंटेन कर रहा है। ठीक है ना, मेंटेन कर रहा है। अब होता क्या है, अगर एंजियोटेंसिन का क्या काम है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंजियोटेंसिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो एंजियोटेंसिन भी जो है आपको गुर्दा से ही जो है, देखिए
तो गुर्दे रेनिन को प्रवाह में छोड़, देखिए जब रक्तचाप कम होता है तो गुर्दे रेनिन को रक्त प्रवाह में छोड़ते हैं, यानी किडनी रेनिन को जो है रक्त प्रवाह ब्लड फ्लो में छोड़ता है। अब ये रेनिन क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन नामक एक हार्मोन को सक्रिय कर देता है। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स में रेनिन का रक्त प्रवाह बढ़ता है तो जो एंजियोटेंसिन एक हार्मोन है इसको एक्टिव कर देता है। इसको एक्टिव कौन करता है, रेनिन करता है, ठीक है। और एंजियोटेंसिन का क्या काम होता है कि ये ब्लड वेसल्स को संकरा कर देता है, ठीक है, संकरा कर देता है, ओके, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। इस सब पॉइंट में क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्वेश्चन बनाता कहाँ से है, अब यहीं से क्वेश्चन बनाता है, समझ गए। अब आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि भाई एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, तो रेनिन एल्डोस्टेरोन नामक एक हार्मोन को उत्तेजित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन को भी यह एक्टिव करता है रेनिन, और एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन को भी जो है स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, यह गुर्दे को अधिक पानी और नमक बनाए रखने को निर्देशित करता है, ठीक है, निर्देशित करता है कि भाई तुम पानी और नमक को होल्ड करके रखो, ठीक है, कौन, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट कौन करता है, रेनिन करता है। जब रेनिन निर्देश दे देता है, उत्तेजित कर देता है एल्डोस्टेरोन को, तो एल्डोस्टेरोन किडनी को कहता है कि तुम पानी और नमक को होल्ड करके रखो। अब जैसे ही पानी नमक होल्ड करके रखता है किडनी, तो रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। अब चूंकि नमक में पता है सोडियम होता है, सोडियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, पता होना चाहिए आपको, तो होल्ड करके रखेगा तभी ना बढ़ेगा। चलिए ये हो गया। अब रेनिन का और भी काम है। रेनिन का काम है दूध का पाचन करना। शिशुओं में रेनिन एक एंजाइम के रूप में भी काम करता है। शिशुओं में रेनिन एक एंजाइम के रूप में काम करता है, जो दूध में मौजूद जो केसिन नामक प्रोटीन है इसको पाचन में मदद करता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि दूध के पाचन जो होता है वह जो है कौन करेगा, तो दूध के पाचन एंजाइम करता है, सॉरी रेनिन है जो शिशुओं में एक एंजाइम के रूप में होता है। रेनिन दूध के पाचन भी करता है। अब भाई दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो केसिन नामक प्रोटीन को पाचन में मदद करता है, समझ गए। या आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि रेनिन इनमें से किसका पाचन करता है। ऑप्शन में रहेगा केसिन, ऑप्शन में दे देगा मेसिन, ऑप्शन में दे देगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन में दे देगा बासा। तो जो पढ़े रहेंगे उनको पता है कि रेनिन केसिन नामक प्रोटीन, केसिन कहाँ पाया जाता है, दूध में, और ये केसिन को पाचन करता है। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब यहाँ पे रेनिन के कमी या अधिकता के कारण क्या होता है वो भी देख लीजिए। रेनिन की अधिकता से रक्तचाप बढ़ सकता है। अगर बॉडी में रेनिन की मात्रा बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, जिससे उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो याद रखना है, रेनिन कमेगा तो ब्लड प्रेशर कम जाएगा, रेनिन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। तो मेंटेन करके कौन रखता है, रेनिन ही रखता है। तो रेनिन को नॉर्मल होना जरूरी होता है, ठीक है। अब आता है गुर्दे की बीमारी। गुर्दे की कुछ बीमारियां रेनिन के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है, जिससे रक्तचाप और द्रव संतुलन में समस्या हो सकती है। अब आपको पता है कि भाई रेनिन का उत्पादन कहाँ, किडनी में ही प्रोड्यूस होता है। तो जब किडनी आपका डैमेज होगा, किडनी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो रेनिन प्रभावित होगा। और जब रेनिन प्रभावित होगा मीन्स कहने का मतलब है कि जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख रहा है रेनिन, तो वह ब्लड प्रेशर भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रख रहा है वो भी नहीं हो पाएगा, यानी दोनों प्रभावित हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी स्वास्थ्य स्थिति है जो रेनिन के कम स्रावन से उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन में दे देगा रक्तचाप और द्रव संतुलन की समस्या, दे देगा कुछ और 3 ऑप्शन दे देगा। तो आप पढ़े हैं कि रेनिन के असंतुलन होने से रक्तचाप और द्रव संतुलन की समस्या, तो ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्थितियाँ चिकित्सीय स्थिति जैसे कि एडिशन रोग रेनिन के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी भी स्थिति हैं, एडिशंस रोग होते हैं जो रेनिन के स्तर को प्रभावित करते हैं। तो रेनिन को प्रभावित करने में 2 है, किडनी की बीमारी और एडिशंस रोग, ठीक है। तो इन चीज़ों को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
आगे आता है, जब थियोरिकल वीडियो आपको नहीं समझ में आए तो मैं कहता हूँ 25-30 मिनट का वीडियो होता है, आप दोबारा से रिपीट करके एक बार रिवाइज कर लीजिए। कोई भी चीज़ दिमाग में तभी सेट होता है जब आप उसको बार बार आपके नज़र के सामने आता है, ठीक है। जो जितना बार, चाहे पढ़ाई हो, कोई आदमी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपके नज़र के सामने में जितना बार वो ज़्यादा आएगा उतना दिमाग में मजबूती के साथ बैठेगा। समझ गए? चलिए, अब आता है नेगले का नियम। नेगले का नियम क्या कहता है? रूल्स ऑफ नेगले सब लोग जानते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ईडीडी निकालने का सूत्र सब जानते हैं। उसमें से कुछ लोग जानते होंगे कि भाई ईडीडी निकालने का जो सूत्र है वो किसने दिया? तो नेगले ने दिया। नेगले का रूल्स बताता है कि कैसे हमको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालना है। तो नेगले के बारे में समझिए। नेगले का रूल्स एक तरीका है जिसका उपयोग हम प्रेगनेंसी के संभावित तिथि का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किसके तहत निकालते हैं? नेगले के रूल्स के तहत निकालते हैं, सीधा समझिए। इस नियम के अनुसार मासिक धर्म के पहले दिन में 9 महीने और 7 दिन जोड़ते हैं। अगर आपको निकालना हो कि कैसे निकालेंगे, तो अंतिम जो मासिक धर्म जो आता है, अब चूँकि हम जानते हैं जैसे ही प्रेगनेंसी कन्फर्म हुआ तो मेंसेज जो है मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, ठीक है, तो कन्फर्म माना जाता है। कुछ ऐसे भी बीमारियां में भी जो है बंद हो जाता है, तो अलग की बातें हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी के मामला हो तो वहाँ भी जो है मेंसेज बंद हो जाता है, मासिक धर्म। तो ऐसे में जो लास्ट वाला जो पीरियड आया रहता है, आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट पीरियड कब आया था। तो जो लास्ट वाला पीरियड जो आता है, अब ये बेसिकली जो है 3 से 5 दिन चलता है, पता होना चाहिए सबको। तो जो लास्ट वाला पीरियड है उसके पहले दिन में 9 महीने और 7 दिन जोड़ने से जो है आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल जाता है, ठीक है। यह नियम 280 दिनों या 40 सप्ताह की गर्भ अवस्था की औसत अवधि पर आधारित है, कुछ चिकित्सीय स्रोतों के अनुसार। कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि पूर्ण अवधि एक एवरेज जो औसत जो गर्भावस्था का अवधि है उसे 40 सप्ताह या 280 दिन माना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि एक स्वस्थ एक एवरेज जो प्रेगनेंसी है इसका जो है अवधि कितना होगा? दिन में 280 दिन, सप्ताह में 40 सप्ताह, ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है किसके नियम पर आधारित है? तो नेगले रूल्स याद रखना है, समझ गए। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए जो है हम मासिक धर्म को किस अंतिम मासिक धर्म के किस दिन से हम जो है शुरुआत करेंगे? तो आपको याद होना चाहिए कि अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से हम इसको लेते हैं, यानी पहले दिन में जो है हम 9 महीने 7 दिन जोड़ते हैं, ओके। और लास्ट वाला जो आया रहता है। नेगले नियम को हिंदी में समझने के लिए आप समझ लीजिए और भी अच्छे से। अंतिम मासिक धर्म का पहला दिन, अंतिम, सबसे पहले आपको अपनी पिछली महामारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले दिन की जो है तारीख पता होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी का आपको पता करना है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता करना है, तो जो लास्ट वाला मेंस्ट्रुएशन जो मासिक धर्म आया उसका पहला दिन का पहला तारीख पता होना चाहिए, क्योंकि उसी में ऐड करना है। दूसरा है कि 9 महीने जोड़े, उस तारीख में 9 महीने जोड़े, जो तारीख है, जो पहला मेंसेज का जो पहला दिन का जो पहला तारीख है उसमें 9 महीने जोड़े, ठीक है, 9 महीने जोड़े। उसके बाद तीसरा आता है कि उसमें 7 दिन जोड़े, फिर उस तारीख में आप 7 दिन जोड़े, ठीक है, फिर उस तारीख में आप 7 दिन जोड़े। यानी पहला जो मेंसेज का पहला दिन है उस तारीख में 9 महीने जोड़े और फिर जो है उस तारीख में 7 दिन जोड़े, तो आपको जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल के आ जाता है, समझ गए। हो सकता है इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी दे दे कि किसी महिला का मासिक धर्म इतना को आया, पहला दिन इतना है, पहला जो दिन था वो इस तारीख को हुआ, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताएं, तो उस पर भी आप जो है क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आता है कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है। बहुत सारे ट्रांसमिशन पढ़े हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, लेकिन एक ट्रांसमिशन होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे। वर्टिकल ट्रांसमिशन कहने का मतलब होता है कि माता पिता से संतान में किसी बीमारी या संक्रमण का संचरण होना। अब वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन ही जो है हो जाएगा।
कोई अन्य अनुवांशिक रोग भी माता पिता से बच्चे में आ जाएगा, कोई इन्फेक्शन माता पिता से बच्चे में आ जाएगा। तो ये जो है आपके वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है, यानी माता पिता से उसके संतान में बीमारी का प्रवेश करना या संक्रमण का प्रवेश करना, यही वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। अब खासकर आप देखते होइएगा कि प्रेगनेंसी में, प्रसव में या स्तनपान के दौरान संचरण यानी ट्रांसमिशन जो है माँ से बच्चे में सीधे तौर पर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि प्लेसेंटा के माध्यम से या जन्म जो बर्थ कैनाल होता है उस समय गुजरते समय या स्तनपान के माध्यम से, तो डायरेक्टली जो है बच्चे में हो जाता है माँ से। तो ये जो है आपके वर्टिकल ट्रांसमिशन होते हैं। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माँ से बच्चे में इन्फेक्शन हुआ तो, या माता पिता से बच्चे में इन्फेक्शन हुआ तो वह किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा था, दिया था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दिया था डायरेक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना, और दिया था वहाँ पे आपका मतलब ऐसे ही कर के कुछ जो है ऑप्शन में था, और एक ऑप्शन था आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो राइट आंसर क्या होता वहाँ पे, वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, रेफरल। अब हम लोग पढ़ते हैं रेफरल सिस्टम। बहुत लोग रेफरल सिस्टम को ये समझ लेते हैं कि हाँ रेफरल सिस्टम मतलब अच्छे देख रेख के लिए, अच्छे व्यवस्था के लिए, अच्छे इलाज के लिए उच्च संस्थान में भेज देना, रेफ़र कर देना रेफरल सिस्टम का एक उदाहरण है, ठीक है। ये तो नॉर्मल परिभाषा है कि अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अच्छे इलाज के लिए हायर सेंटर में भेजना रेफ़र कहलाता है, रेफरल में होता है, ठीक है। लेकिन जब रेफरल सिस्टम की बातें आएगी तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं आपको ध्यान में रखना हो। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है वह कौन सा होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सा होता है। तो आपको इसको समझने के लिए आपको रेफरल लेवल इन ए हेल्थ केयर सिस्टम, आपसे क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट रेफरल लेवल, फर्स्ट रेफरल लेवल, यही पर क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ रेफरल सिस्टम, यानी रेफरल सिस्टम में जो प्रथम स्तर है वो कौन सा है, ये पूछता है अक्सर। देखिए, किसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पहला रेफरल स्तर द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा होता है, यानी सेकेंडरी हेल्थ सर्विस होता है। यानी जैसे हम लोग पता है फर्स्ट होता है प्राइमरी हेल्थ सर्विस, सेकेंडरी हेल्थ सर्विस एंड टर्शियरी हेल्थ सर्विस, 3 स्तर होता है स्वास्थ्य सेवा प्रदाता का, पहला, दूसरा और तृतीय। तो पहला तो एक बेस होता है, पहला अगर हमें कहीं जाना हो, पीएचसी पर जाएं, सब सेंटर पर जाएं, ठीक है ना, यानी छोटे मोटे सेंटर पर जाएं, किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिले, तो ये सब एक बेसिकली बेस होता है। ये सब जो है प्रथम ढांचा होता है, सब सेंटर, ठीक है ना, सब सेंटर या ग्रामीण स्वास्थ्य जो होता है ये सब फर्स्ट होता है, बेस होता है, बेस होता है, ठीक है ना, बेस होता है। वहाँ पे गए, पीएचसी पर गए, सब सेंटर पर गए, वहाँ पे हमारे ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, वहाँ पे सुविधा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे सर्जरी का सुविधा नहीं है, डिलीवरी का सुविधा नहीं है, सर्जरी करके वहाँ पे सुविधा नहीं है कि हम जो है गंभीर बीमारियों का इलाज कर सके, अच्छा सुविधा दे सके, तो वो बेस पॉइंट है। वहाँ से जो फर्स्ट रेफ़र किया जाता है, जो फर्स्ट रेफ़र किया जाता है वहाँ से, तो वो जाके आपके द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा में होता है, सेकेंडरी हेल्थ सर्विस। फर्स्ट तो हो गया कि आइएगा सब सेंटर पर, अगर फ्रैक्चर हो गया, अगर सिर फूट गया, ट्रॉमा हो गया, फिर सिर में चोट लग गई, सिर का जो है फट गया, ठीक है ना, तो आप आए तो आपको फर्स्ट एड दे दिया जाएगा, बैंडेज उडेज कर दिया जाएगा, ब्लीडिंग को रोक दिया जाएगा और अच्छे व्यवस्था के लिए, अच्छे इलाज के लिए आपको आगे भेज दिया जाएगा। तो जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम गए, फर्स्ट एड करवाएं, तो वो आपका फर्स्ट रेफरल यूनिट हो जाता है, समझ गए। वहाँ से आगे जब भेजता है ना अच्छे सुविधा के लिए, तो फर्स्ट होता है, बातें को समझिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जो फर्स्ट रेफरल होता है वह सेकेंडरी हेल्थ सर्विस होता है, यानी द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा होता है। इस स्तर में आमतौर पर जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल होती है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से लेकर अधिक जटिलता मामलों के लिए रेफरल के पहले बिंदु के रूप में काम करती है,
ठीक है ना। देखिए ये जो आपका फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है ये जिला अस्पताल होता है, सामुदायिक केंद्र होता है, जहाँ पे जटिलता का इलाज किया जा सकता है, जहाँ पे संभव है सर्जरी होना, वो फर्स्ट रेफरल के अंदर आता है। समझ गए, फर्स्ट रेफरल। और पूछेगा कि भाई ये फर्स्ट रेफरल किस स्वास्थ्य सेवा स्तर के अंदर आएगा, तो ये सेकेंडरी हेल्थ सर्विस के अंदर आता है, द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा के अंदर आता है। फर्स्ट के अंदर तो नॉर्मल फर्स्ट एड वगैरह होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। रेफरल स्तरों का विवरण, रेफरल जो स्तर होता है, देखिए प्राथमिक यहाँ से समझ में आएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा चाहने वाले अधिकांश व्यक्तियों के लिए यह संपर्क का जो है पहला स्तर है। यह निवारक देखभाल, बुनियादी उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उतना जो है ज़्यादा विस्तृत होता नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें को कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत जो है देखभाल कर दिया जाता है, फर्स्ट एड वगैरह दे दिया जाता है प्राथमिक के अंदर। तो ये प्राथमिक होता है, ठीक है ना। द्वितीयक देखभाल कहने का मतलब है कि जब प्राथमिक देखभाल प्रदाता किसी मामले को उसकी जटिलता के कारण नहीं संभाल पाते हैं, तो वे रोगियों को द्वितीयक देखभाल सुविधाओं में रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे सब सेंटर पर गए, पीएचसी पर गए, ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे होते हैं क्लिनिक, वहाँ पे गए, वो भी ग्रामीण स्तर पर वहाँ पे गए, वहाँ पे उनसे नहीं संभल पाया, केस नहीं संभल पाया, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे देंगे, रोकथाम कर देंगे, और वो आपको बोलेंगे कि जाइए आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, यानी बड़े अस्पताल में जाइए, ठीक है ना। तो वो आपको द्वितीयक स्तर में भेज देते हैं। तो वही फर्स्ट जो रेफरल यूनिट होता है वो द्वितीयक स्तर में जो है आपको भेजता है ट्रीटमेंट के लिए। ओके, चलिए। तृतीयक देखभाल कहने का मतलब है यह स्तर विशिष्ट और उन्नत चिकित्सा सेवा प्रदाता होता है, जिसमें अक्सर जटिलता प्रक्रिया उपचार शामिल होते हैं। इसमें द्वितीयक देखभाल सुविधाओं से रेफरल भी शामिल हो सकते हैं। अब फर्स्ट रेफरल जो यूनिट होता है वो तो द्वितीय स्तर वाला में भेजेगा। द्वितीय स्तर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ये सब होता है। अब मान गए जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सब को जो है नहीं हैंडल हो पाया केस, तो वो भेजता है स्पेशल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज वगैरह में, बड़े बड़े अस्पतालों में भेजता है, नामचीन अस्पतालों में, देश के बड़े एम्स वगैरह, पीएमसी मेडिकल कॉलेज, तो पीएमसी मेडिकल कॉलेज ही है, यानी एम्स मेडिकल कॉलेज, इन सब में कौन भेजता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह। तो ये चीज़ है, समझ लीजिए। चलिए, एफआरयू आपको फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। एफआरयू का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है। भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी को अक्सर प्रथम रेफरल इकाई कहा जाता है। आप लोग समझ लीजिए, मैंने अभी ही बताया कि जो सीएचसी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है, उसे फर्स्ट रेफरल यूनिट के अंदर मानते हैं, क्योंकि जितने भी गांव से छूटे हुए रेफ़र किए हुए मरीज होते हैं, वो पहले सामुदायिक स्वास्थ्य पर ही उनको जाना चाहिए, या दूसरा कंडीशन में वो जिला अस्पताल में भी चले जाते हैं। तो जिला अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, ये सब जो है द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा के स्तर के अंदर आता है, जो कि फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में काम करता है, ठीक है। आपसे एग्जाम्पल में पूछा भी जा सकता है कि इनमें से फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में कौन काम कर सकता है। ऑप्शन में आपको दे देगा मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट कॉलेज, ठीक है, एक ऑप्शन दे देगा सब सेंटर, और एक ऑप्शन रहेगा सीएचसी। तो क्या मारेंगे, सीएचसी, ठीक है ना। चलिए, एक केंद्र अधिक जटिलता मामलों को संभालने और इमरजेंसी प्रस्तुति एवं नवजात शिशु देखभाल प्रदान करने के लिए सुसज्जित होता है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से रेफरल के पहले बिंदु के रूप में काम करता है। पीएचसी हो गया, सब सेंटर हो गया, इस सब से रेफर का पहला बिंदु के रूप में कौन काम करता है, सीएचसी करता है। सीएचसी पर सर्जरी वगैरह, डिलीवरी वगैरह आसानी से हो जाता है, जटिलता का इलाज किया जा सकता है। सीएचसी से नहीं संभलता है तो डिस्ट्रिक्ट में भेज देता है, लेकिन यह फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में काम करता है। ओके, एफआरयू के कुछ विशेषता है। जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है उसका अपना कुछ विशेषता है। वे सी सेक्शन यानी सिजेरियन सेक्शन सहित 24 आवर आपको 7 दिन आपातकालीन प्रस्तुति एवं नवजात शिशु देखभाल सेवा प्रदान करता है। फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है ना, वो 24 घंटा 7 दिन सप्ताह में वह इमरजेंसी प्रेगनेंसी के लिए करवाने के लिए हमेशा रेडी होता है। इनमें ऑपरेशन थिएटर, प्रसव कक्ष और रक्त भंडार सुविधा होता है, और ये सब के सब सीएचसी पर होता है। थिएटर,
ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और ब्लड जो सेंटर होता है, ये होता है यहाँ पे CHC पर। वे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों भूमिका निभाते हैं? क्योंकि लेबर के समय ही तो ज़्यादा खतरा रहता है बच्चा और माँ के लिए। तो अगर CHC पर ये चीज़ें होता है, मतलब वो कहीं ना कहीं माँ और बच्चे के मृत्यु दर को भी कम कर सकता है। ठीक है, भूमिका निभाएगा। तो ये अपन हो गया FRIU की कुछ विशेषता। ओके, चलिए आगे अब इसी को देख लीजिए। यहाँ पे मैं बता दिया, देखिए जैसे PHC प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्रथम स्वास्थ्य जो सेवा होता है, जिसे हम लोग बेस मानते हैं, आधार मानते हैं। ठीक है, जैसे सब सेंटर हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, समझ गए। लेकिन ये जो CHC वाला हो गया, ये अपन यहाँ पे होगा सेकेंडरी वाला में हो गया। ठीक है, सेकेंडरी वाला में हो गया। इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है, समझ गए, क्योंकि द्वितीयक स्तर में ही हमारा फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। तो सब सेंटर PHC ए प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आ जाएगा, जो कि एक फर्स्ट जो है आपका क्या होता है, यह बेस होता है। ये CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये दोनों अपना सेकेंडरी के अंदर आता है, जहाँ पे फर्स्ट रेफरल यूनिट माना जाता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे नहीं कुछ काम हो पाया तो मरीज को आगे भेजा जाता है टर्शियरी में, जहाँ पे विशिष्ट बीमारियों के लिए विशिष्ट हॉस्पिटल सब बने हैं। जैसे कैंसर के लिए कैंसर अस्पताल, टीबी के लिए टीबी अस्पताल, हड्डी के लिए हड्डी अस्पताल, ठीक है ना, और मेडिकल कॉलेज वगैरह, ये सब तृतीयक में आता है। ओके, चलिए तो ये चीज़ों को समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ें की आपको जानकारी होनी चाहिए, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब होता है कि रेटिना का अपने जगह से हट जाना। ठीक है ना, रेटिना का अपने जगह से हट जाना, डिटैच हो जाना, अलग हो जाना। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, अगर रेटिना अपने जगह से अलग हो जाए, इधर उधर खिसक जाए, तो आपके आँखों में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए, पड़ता ही है। रेटिना सबका जगह बनाया है भाई बॉडी में, और बॉडी का ऑर्गेन अपने जगह से हट जाएगा तो समस्या होगा ही होगा। तो रेटिनल डिटैचमेंट भी वही होता है, रेटिना अपने जगह से डिसलोकेट हो जाता है, अलग खिसक जाता है, अलग हो जाता है, समझ गए, जिससे असमान स्थितियाँ उत्पन्न होती है। असमान स्थितियाँ क्या उत्पन्न होगी? तो असमान स्थितियाँ यही उत्पन्न होती है। इसका सबसे पहले कारण जान लीजिए रेटिनल डिटैचमेंट के। आपसे हो सकता है कारण या लक्षण पूछा जा सकता है। रेटिनल डिटैचमेंट के कारण होता है रेटिना में होल हो जाना या बहुत ज़्यादा आंसू जो है निकलना। विट्रस का खिंचाव, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, विट्रस और ह्यूमरस दो ऐसे द्रव तरल पाए जाते हैं हमारे आँखों में। ठीक है ना, विट्रस ह्यूमरस तरल होता है जो पाया जाता है। इसमें खिंचाव होने से जो है ये समस्या उत्पन्न हो सकता है। आँखों में ट्रॉमा, डायबिटीज मेलेटस, ये सब कारण आपके बनते हैं रेटिनल डिस्ट्रैचमेंट का। ठीक है, याद रखिएगा। लक्षण की बात करेगा तो लक्षण तो आम बातें हैं, आँखों के सामने तैरने वाले धब्बा या रेखा दिखाई देना। आँखों के सामने दिखाई देगा कि कुछ तैर रहा है, क्योंकि आपका रेटिना इधर उधर खिसक जाएगा, अलग होगा, तो मामूली सी बातें हैं कि जो नॉर्मल दिखाई देता है उससे अलग दिखाई देगा ही देगा। प्रकाश की चमक दिखाई देना, फ्लैश के टाइप से दिखाई देगा, समझ गए। दृष्टि धुंधला हो जाएगा, दृष्टि के क्षेत्र में एक पर्दा पाला के टाइप से दिखाई देगा। केंद्रीय दृष्टि का नुकसान होगा, यानी जो सेंटर जो फोकस है उस पर आपको जो है दिक्कत होने लगेगा। तो ये रेटिनल डिस्टैचमेंट यानी रेटिना का अपने जगह से खिसकना, अलग होना। अब जब रेटिना अपने जगह से खिसक जाएगा, अलग होगा, तो महत्वपूर्ण इसका कारण है, कारण विट्रस के कारण हो सकता है। ठीक है, डिजेनरेटिव ऑफ विट्रस। ठीक है, उसके बाद आपको चोट लगना डायबिटीज के कारण, इस सब के कारण भी हो सकता है। ये चीज़ें को आप लोग जान गए। अब आता है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस एक समस्या है, एक बीमारी है, इन्फेक्टेड बीमारी है, जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इनमें स्क्रब टाइफस किस कारण से होता है। आपसे अगर टाइफाइड पूछ देगा बता दीजिएगा, हैजा पूछ देगा बता दीजिएगा, टीबी पूछ देगा बता दीजिएगा, इन्फ्लुएंजा पूछ देगा बता दीजिएगा। ठीक है, ये सब पूछ देगा कारण में तो बता दीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे बीमारी है जो लोगों के बीच में ज़्यादातर प्रचलित नहीं है, अगर उसका पूछ देगा उसमें से स्क्रब टाइफस। अब स्क्रब टाइफस में होता क्या है, व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा फीवर, सिर दर्द होने लगता है, समझ गए,
काला जहाँ पे काटता है, जो कीट काटता है जिसके कारण ये स्क्रब टाइफस होता है, चूँकि वह एक बैक्टीरियल है, तो वहाँ पे काला पपड़ी समान जम जाता है, चिन्ह में हो जाता है, ठीक है ना। तो स्क्रब टाइफस बेसिकली इसे हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, तो एक यहाँ पे देखिए नाम है, देखिए ए नाम है, इसे हम लोग जो है तो स्क्रब टाइफस रोग को हम लोग सूटोगैमेसी डिजीज भी कहते हैं। कौन सा डिजीज कहते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो इसका नाम थोड़ा सा अटपटा है ही, देख लीजिए। इसका नाम तसुगैमेसी रोग है। क्या है, तसुगैमेसी रोग है, ठीक है। इसका रूप में हम लोग जानते हैं, यह एक इन्फेक्टियस डिजीज है जो इन्फेक्टेड होता है किसके बाइट करने से, चिगर माइट। देख लीजिए, चिगर माइट के बाइट करने से होता है, समझ गए। चिगर माइट्स जो है उसके बाइट करने से होता है। इट इज कॉज बाई, यहाँ पे देख लीजिए, इट इज कॉज बाई। अगर आपसे इसका कारण पूछेगा कि तसुगैमेसी रोग या टाइफस जो होता है, स्क्रब टाइफस किसके कारण होता है, तो ये आपके देख लीजिए, रिकेट्सियल बैक्टीरियम ओरिएंटिया तसुगैमेसी, ठीक है, तसुगैमेसी याद रखिएगा। कम से कम इतना जरूर याद रखिए, ओरिएंटिया तसुगैमेसी, ओरिएंटिया तसुगैमेसी यह स्क्रब टाइफी करता है। ओके, अब ये तो जान गए स्क्रब टाइफी, इससे रिलेटेड हो सकता है और भी स्क्रब टाइफी नहीं पूछकर दूसरा टाइफी पूछ दे, तो दूसरा टाइफस पूछ दे, जैसे एपिडेमिक टाइफस। अब ये एपिडेमिक टाइफस जो होता है यह रिकेशिया प्रोवाजेकी जो है इसके द्वारा होता है, एंड स्प्रेड बाय बॉडी लाइस। यह होता है रिकेशिया प्रोवाजेकी के द्वारा, ठीक है ना। एपिडेमिक टाइफस जो होता है रिकेशिया प्रोवाजेकी के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगर मूरिन टाइफस पूछे आपसे, तो यह मूरिन टाइफस होता है रिकेशिया टाइफी के कारण, रिकेशिया टाइफी के कारण मूरिन टाइफस। एपिडेमिक टाइफस रिकेशिया प्रोवाजेकी के कारण, और स्क्रब टाइफस किसके कारण, तसुगैमेसी के कारण, ओरिएंटा तसुगैमेसी के कारण। ओके, तो वीडियो बड़ा हो गया है, यहाँ पे देख लीजिए। बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, लसिका ग्रंथियों में सूजन शामिल है। इसके लक्षण में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और लिम्फ में सूजन होना। चिगर के काटने की जगह एक काली पपड़ी भी विकसित हो जाती है, तो इसका भी एक चिन्ह है स्क्रब टाइफस का, ठीक है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, वरना यहाँ पे हम और आगे क्वेश्चन करते, लेकिन इसको आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।